हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है वो 499 रुपीज़ का है। मंथली प्लान जो है 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो होप मिशन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है अरब वर्ल्ड से। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है ये लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग होप मिशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं होप मिशन के बारे में। देखिए हाल में ही ना यूए ने डिसाइड किया है कि वो सेंड करेंगे अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट को कहाँ पे, मून पे। कब? 2024 में। ठीक है, जुलाई 2020 की बात करें तो जुलाई 2020 में यूएई ने लॉन्च किया था एक मार्स प्रोब। ठीक है, जिसका नाम था क्या, अमल। कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये जापान से लॉन्च किया गया था। और ये अरब वर्ल्ड से इकलौता पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अमल यानी कि होप कब पहुंचेगा मार्स? फरवरी 2021 में। और 2021 में यूएई सेलिब्रेट करेगा अपना 50 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए यूएई ने ना एक और टारगेट सेट किया है कि वो ह्यूमन कॉलोनी को डेवलप करेगा कहाँ पे, मार्स में। कब? 2117 में। ठीक है, जो होप ऑर्बिटर है ना उसको लिफ्ट किया जाएगा एच सेकेंड ए रॉकेट से, जो कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ का है, जो कि कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है। इसलिए कैनेडी स्पेस सेंटर से नहीं, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई होप मिशन के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन वो कैट क्यू वायरस के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो वायरस है वो ऑर्थोपॉड बॉर्न वायरस की कैटेगरी में आता है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ह्यूमन है ना वो इन्फेक्ट हो सकते हैं इस वायरस से मॉस्किटो की बाइट के थ्रू। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग कैट क्यू वायरस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं कैट क्यू वायरस के बारे में। देखिए जो कैट क्यू वायरस था वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि पुणे बेस्ड मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी और आईसीएमआर दोनों के साइंटिस्टों ने इस वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती है ना वो 2 ह्यूमन सैंपल्स में पाया है। ठीक है, तो इसीलिए जो कैट क्यू वायरस था वो न्यूज़ में आया था। देखिए कैट क्यू वायरस जो है ना वो बिलोंग करता है सिम्बू सीरो ग्रुप ऑफ वायरस को, जिसका जीनस है ऑर्थोबुनिया वायरस। ठीक है, ये पहले कहाँ पे नोटिस किया गया था? 2004 में नॉर्दर्न वियतनाम में, और इसको चाइना में भी रिपोर्ट किया गया है। ये जो वायरस है वो आता है ऑर्थोपॉड बॉर्न वायरस की कैटेगरी में, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए जो ऑर्थोपॉड होते हैं ना वो ऐसे ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट एलिमेंट होते हैं जिनको इंक्लूड करते हैं इंसेक्ट और स्पाइडर। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है कि इनमें ऐसे इंसेक्ट या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए जो मॉस्किटोज़ होते हैं ना क्यूलेक्स स्पीसीज़ के, वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस को भी कॉज कर सकते हैं। और ये जो है इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन और लाइफ स्टॉक दोनों स्पीसीज़ को, मतलब ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और जानवरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस कैसे इन्फेक्ट होते हैं इस वायरस से? मॉस्किटो बाइट के थ्रू। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कैट क्यू वायरस के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो वाइट रिबन अलायंस के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो वाइट रिबन अलायंस है उसका एम है एचआईवी इन्फेक्शन को एलिमिनेट करना ग्लोबली। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग वाइट रिबन अलायंस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस अलायंस के बारे में। देखिए हाल में ही ना यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने
पार्टिसिपेट किया था किसमें, पार्टनरशिप फॉर मैटरनेंटल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट में। ठीक है, ये एक तरह का एनुअल इवेंट है जो कि डिस्कस करता है इश्यूज़ को, किससे रिलेटेड, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें इस मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया था और ये जो इवेंट है ना वो किसके द्वारा को होस्टेड था, वाइट रिबन अलायंस के द्वारा को होस्टेड था। इसीलिए जो वाइट रिबन अलायंस था वो न्यूज़ में था। वाइट रिबन अलायंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो वाइट रिबन अलायंस है ना वो एक तरह का नॉन पार्टीशियन, नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम क्या है वो जान लेते हैं। इसका एम ये है कि मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ को ग्लोबली रिड्यूस करना है, यानी डिक्रीज़ करना है, ना कि HIV के इन्फेक्शन को डिक्रीज़ करना है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन DC USA में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस अलायंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस के बारे में है। हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग गवी। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि ये जो गवी वो ब्रिंग करता है किसको, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को एक साथ, जिससे कि इक्वल एक्सेस टू वैक्सीन्स क्रिएट किया जा सके। किसके लिए, बच्चों के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो इंडिया है वो बेनिफिशियरी है किसका, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग गवी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं गवी के बारे में। देखिए, जो गवी है ना वो हाल में ही न्यूज़ में आया था। क्यों, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फंड रिसीव किए हैं किससे, गवी से, द वैक्सीन अलायंस से और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से, जिससे कि वो डबल कर सके कोविड-19 की वैक्सीन्स के सप्लाई को, कहाँ पे, इंडिया में और अदर पूरर कंट्रीज़ में। ठीक है, तो इसीलिए जो गवी था वो न्यूज़ में आया था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। देखिए, जो गवी है वो एक तरह का ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन्स का और इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, ये एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश किया गया था कब, 2000 में, जिसका एम था क्या, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को एक साथ लाना, जिससे कि दोनों मिल के इक्वल एक्सेस प्रोवाइड कर सके या क्रिएट कर सके वैक्सीन्स का। किसके लिए, बच्चों के लिए, जो कि रह रहे हैं वर्ल्ड के पूरेस्ट कंट्रीज़ में। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है गवी के बारे में वो देख लेते हैं। देखिए, जो उसके कोर पार्टनर्स है ना उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन से कोर पार्टनर है, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, देखिए जो इंडिया है वो भी एक गवी है, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का बेनिफिशियरी है। ठीक है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई गवी के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो कॉन्गो फीवर के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो कॉन्गो फीवर है ना वो पहली बार डिस्कवर किया गया था कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो वायरस है, ये जो फीवर है वो कॉज किया जाता है किसके द्वारा, टिक-बॉर्न वायरस के द्वारा। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है इस फीवर का। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग कॉन्गो फीवर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, जो दूसरा स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है और तीसरा वाला भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस फीवर के बारे में। देखिए जो कॉन्गो फीवर है ना वो हाल में ही न्यूज़ में आया था। क्यों, जो पालघर एडमिनिस्ट्रेशन है ना उन्होंने अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया है कि वो कॉन्गो फीवर के स्प्रेड को लेके अलर्ट रहें। कहाँ पे, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्गो फीवर के बारे में वो देख लेते हैं। देखिए कॉन्गो फीवर जो है पहली बार डिस्कवर किया गया था कहाँ पे, क्रीमिया में। कब, 1944 में। इसको क्रीमियम हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए जो कॉन्गो फीवर है ना वो वाइड स्प्रेड डिजीज़ है और किससे फैलता है, टिक-बॉर्न वायरस से, यानी नैरो वायरस से। ये वायरस जो है किस फैमिली का है, बुनियावेरिडी फैमिली का है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। देखिए इस वायरस का ना ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, यानी ये जो डिजीज़ है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, कैसे फैलेगी ये, क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्लड, सिक्रीशंस, ऑर्गन्स और द बॉडली फ्लूइड्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन।
तो इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे लिखा था क्या कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कॉन्गो वायरस के कॉन्गो फीवर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो मिशन सहका 22 के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था, हमें ये बताना है कि इसका एम क्या है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2022, 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2022, डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022 या एलिमिनेशन ऑफ टीबी बाय 2022। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका एम है वो है डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो जो ऑप्शन सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मिशन है ना वो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, एनसीडीसी के द्वारा, यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन के द्वारा। देखिए जो एनसीडीसी है ना वो एक तरह की मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, और उसी ने मिशन सहका 22 को लॉन्च किया था। ठीक है, इस मिशन का एम क्या है कि फार्मर की जो इनकम है उसको डबल किया जाएगा, कब, 2022 तक। ये कैसे करेंगे, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स को प्रोवाइड करके करेंगे। देखिए जो मिशन है वो स्पेशल फोकस करता है किसके ऊपर, स्ट्रेंथनिंग द फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन, यानी फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रेंथन करता है और उनकी इनकम को ऑग्यूमेंट करके करता है। ठीक है, ये साथ में काम करता है फास्ट ट्रैक बेसिस पे, जिससे कि डेवलपमेंट के पेस को बढ़ाया जा सके स्टेट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चले बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है वो एनसीडीसी के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो एनसीडीसी वो एपेक्स फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो एनसीडीसी है वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो कि सेटअप की गई थी एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो एनसीडीसी है ना वो कैरी आउट करती है किसको, प्लानिंग को, और साथ में ही प्रमोट करती है प्रोग्राम्स को, किसके लिए, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एनसीडीसी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं एनसीडीसी के बारे में। देखिए हाल में ना एनसीडीसी ने सैंक्शन किया है 19,444 करोड़ रुपीस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में, किसके लिए, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जिससे कि वो कैरी आउट कर सके खरीफ पैडी के प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ठीक है, तो इसीलिए जो एनसीडीसी था वो न्यूज़ में आया था। एनसीडीसी क्या है, एक तरह की एपेक्स फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। एनसीडीसी जो है ना एक तरह की स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, क्योंकि वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अंतर्गत सेटअप की गई है। तो कौन से एक्ट के अंतर्गत सेटअप की गई है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के अंतर्गत। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है एनसीडीसी के बारे में वो देख लेते हैं। देखिए एनसीडीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है प्लानिंग करना और साथ में प्रमोट करना किसको, प्रोग्राम्स को, किसके लिए, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, इसे जो तीसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई एनसीडीसी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा एथ क्वेश्चन है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो डेलीकेट कर सकती है पावर्स को अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 किसको, टू एनपीपीए, जिससे कि वो रेगुलेट कर सके अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जो एनपीपीए है वो मॉनिटर कर सकती है, कंट्रोल मॉनिटर भी कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है प्राइजेस को, किसके, शेड्यूल्ड ड्रग्स के। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एनपीपीए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना उसके पास डेलीगेटेड पावर होती है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस पावर के अंतर्गत क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना वो एनपीपीए को डायरेक्ट कर सकती है कि आप नेसेसरी स्टेप्स ले तुरंत, जिससे कि रेगुलेट किया जा सके अवेलेबिलिटी और साथ में प्राइसिंग ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एंड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को। इसे जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में वो देख लेते हैं। देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन में यही मेंशन्ड है
कि जो प्रोविज़न है ना ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर 2013, उसमें जो ड्रग्स, उसमें वही ड्रग्स जो कि मेंशन्ड है किसमें, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, वही जो उन्हीं ड्रग्स को केवल मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, मतलब सारी शेड्यूल्ड ड्रग्स को नहीं मॉनिटर किया जा सकता, सिर्फ उन ड्रग्स को मॉनिटर किया जा सकता है जो कि नेशनल लिस्ट में एनलिस्टेड हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई एनपीपीए के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में यानी आईईए के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो आईईए है वो एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी किसके फ्रेमवर्क के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्रेमवर्क के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो आईईए है वो एक्ट करती है एज अ पॉलिसी एडवाइज़र टू द मेंबर स्टेट, लेकिन वो साथ में ही वर्क करती है नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ लाइक चाइना एंड इंडिया। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो आईईए है वो प्रमोट करती है अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग आईईए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं आईईए के बारे में। देखिए जो आईईए है ना वो एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इस्टेब्लिश की गई है ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए जो आईईए है ना वो पॉलिसी एडवाइज़र की तरह काम करती है मेंबर स्टेट्स के साथ, लेकिन ये साथ में काम करती है नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली किसके साथ, चाइना, इंडिया एंड रशिया के साथ। देखिए आईईए जो है ना वो प्रमोट करती है अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज को भी, इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आईईए के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो जीलैंडिया के बारे में है। यह हाल में एक डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट है। हमें ये बताना है जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब किस ओशियानिक रीजन में। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। सदर्न ओशन में, नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में या साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो कॉन्टिनेंट है वो लोकेटेड है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो जीलैंडिया है ना है वो लोकेटेड है कहाँ पे, न्यूजीलैंड के पास। ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये न्यूजीलैंड वाला रीजन है, और जो जीलैंडिया है वो इसके पास ही लोकेटेड है, लेकिन ये सबमर्ज्ड है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जीलैंडिया के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। आई होप you have enjoyed this video, and if you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.